हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से परिशिष्ट। आज इसका आखिरी भाग है। इसके बाद हम करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक यूजीसी नेट पेपर 2 का पूरा सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। पॉइंट 22 परामर्शदात्री एवं कार्यकारी अभिकरण। आर्थिक परामर्शदात्री परिषद इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल यानी EAC प्रधानमंत्री की सहायता के लिए आर्थिक परामर्शदात्री परिषद का गठन दिसंबर 2004 में किया गया था। 12वें वित्त आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। किसे? डॉक्टर सी रंगराजन को। परिषद के सदस्यों में डॉक्टर सुरेंद्र तेंदुलकर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भूतपूर्व निदेशक जो थे, डॉक्टर जी.के. चड्डा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और आर गोविंद राव राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के महानिदेशक और सौमित्र चौधरी ICRA के आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। परिषद के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री द्वारा परिषद को संदर्भित नीतिगत मामलों पर सलाह देने के अलावा EAC प्रधानमंत्री के लिए घरेलू और विदेश में होने वाले आर्थिक विकासों पर मासिक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। यह नियमित आधार पर आर्थिक प्रवृत्तियों पर निगरानी रखेगी तथा देश और विदेश में होने वाले महत्वपूर्ण विकासों को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने के साथ साथ उपयुक्त नीतिगत उपायों का सुझाव देगी। सेकंड पॉइंट है इसका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में विभिन्न प्रत्यक्ष करों से जुड़े सभी मामलों पर विचार कर रहा है और इसे केंद्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड 1963 से अपनी शक्तियां प्राप्त होती है। CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। एक और CBDT भारत में प्रत्यक्ष करों के नियोजन और नीति के लिए अनिवार्य आगत उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी ओर ये आयकर विभाग के द्वारा प्रत्यक्ष कानूनों के प्रशासन हेतु भी उत्तरदायी है। CBDT का अध्यक्ष भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव होता है। इसके अलावा CBDT के 6 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव होते हैं। CBDT के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा में से किया जाता है। इन सेवा के सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन तंत्र का गठन करते हैं। CBDT का सहायक कर्मचारी वर्ग IRS के अलावा अन्य केंद्रीय सेवाओं से भी लिया जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है, निगमीय प्रशासन हेतु राष्ट्रीय फाउंडेशन। निगमीय मामलों के मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI के सहयोग से एक गैर लाभकारी न्यास के रूप में नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस NFCG की स्थापना की है। ये फाउंडेशन निगमीय सुप्रशासन से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श का एक मंच उपलब्ध कराता है। यह फाउंडेशन निगमीय स्वशासन के महत्व पर निगमीय नेतृत्व को संवेदनशील बनाने और निगमीय नेताओं
नीति निर्माताओं, विनियामकों, विधि क्रियान्वयन अभिकरणों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच अनुभवों और विचारों के आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। एनएफसीजी ने संस्थात्मक निवेशकों के लिए निगमीय प्रशासन, स्वतंत्रता निर्देशकों के लिए निगमीय प्रशासन मानदंडों तथा लेखा परीक्षक के लिए निगमीय प्रशासन मानकों जैसे पहचाने गए मामलों पर निगमीय सुप्रशासन सिद्धांत के विकास हेतु एक कार्य योजना तैयार की है। एनएफसीजी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सार्क देशों में निगमीय प्रशासन को प्रोत्साहन तथा लघु एवं माध्यम निगमों के लिए निगमीय प्रशासन प्रथाओं के विचार जैसे मुद्दों को विचारार्थ ग्रहण करता है। फोर्थ है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नबार्ड। नबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में 100 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ की गई थी, जिसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस बैंक में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण अंशदान होता है। नबार्ड एक शीर्ष विश्व बैंक है जिसका कार्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्धन और विकास हेतु साख प्रवाह को बढ़ावा देना है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सहवर्ती आर्थिक गतिविधियों को भी समर्थन प्रदान करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत एवं सहवनीय विकास तथा समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। ग्रामीण समृद्धि हेतु एक प्रोत्साहक के रूप में इसकी भूमिका के अंतर्गत इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। फर्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारी संस्थाओं को पुनः वित्त उपलब्ध कराना। सेकंड है संस्थात्मक विकास को प्रोत्साहित करना। इस धुरी भूमिका के अलावा नबार्ड निम्नलिखित कार्य भी करता है। कौन कौन से कार्य करता है? फर्स्ट है ग्रामीण साख संस्थाओं के संचालन में समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करना। सेकंड है ग्रामीण विकास से जुड़े मामलों में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। थर्ड है ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों, सहकारी समितियों और संगठन को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध कराना। फोर्थ है कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में पात्र संस्थाओं और को सहायता उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता उपलब्ध कराना। फिफ्थ है सहकारी बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों के नियामक के रूप में कार्य करना। इसका फिफ्थ है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है। इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को विकसित एवं प्रोत्साहित करना, महिला एवं बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण को ग्रहण करना, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को विकसित और प्रोत्साहित करना, सामाजिक विकास में सहकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यवाहियों के समन्वय हेतु उपायों को विकसित करना तथा सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों को संगठित करने के लिए एक ढांचे और परिप्रेक्ष्य का विकास करना इत्यादि है। ये संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु शीर्ष निकाय है। ये महिला एवं बाल विकास तथा स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों को क्रियान्वित एवं प्रोत्साहित करने में सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है।
इसके अलावा ये क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों के साथ भी मिलकर कार्य करता है। इस संस्थान के 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ और इंदौर में स्थित है। 6 पॉइंट है राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय NRCD पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP तथा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के अधीन नदी एवं झील कार्य योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य नदियों की जल गुणवत्ता को नहाने लायक स्तर तक सुधारना है, क्योंकि नदियां ही भारत में ताजे जल के मुख्य स्रोत हैं। 20 राज्यों में फैली 34 नदियों के प्रदूषित किनारों पर बसे 160 शहरों में प्रदूषण उपशमन योजनाओं को इस निदेशालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। NRCP के अंतर्गत कुल 34 नदियों पर अवरोधन तथा प्रवाह परिवर्तन जैसी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए चयनित किया गया है, ताकि खुले नालों के माध्यम से नदियों में आने वाली गंदगी व कचरे को रोका जा सके और उसे उपचारित किया जा सके। इसके लिए कचरा उपचारण संयंत्रों की स्थापना, नदी किनारों के आसपास खुले में शौच आदि क्रियाओं को रोकने हेतु कम लागत के शौच का निर्माण, विद्युत सौदा गृहों का निर्माण तथा अंतिम संस्कार हेतु लाए गए शवों का समुचित दाह सुनिश्चित करने के लिए काष्ठ दाह क्रिया में सुधार इत्यादि उपायों को अपनाया जा रहा है। 23 पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में जनवरी 1992 में की गई थी। इस आयोग का कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानून सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, वैधानिक उपायों को सुझाना, शिकायतों के निपटान को बढ़ावा देना और महिला को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना है। आयोग का संगठन इसमें आयोग शामिल है। कौन कौन से आयोग शामिल है, क्या क्या शामिल है इस आयोग में? तो फर्स्ट पॉइंट है इसका महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष। सेकंड है केंद्र सरकार द्वारा विधि और विधायन, मजदूर संघ, उद्योग प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त लोगों में से 5 लोगों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से जुड़े एक सदस्य का होना भी आवश्यक है। थर्ड है केंद्र सरकार द्वारा एक सदस्य सचिव को मनोनीत किया जाता है, जो कि फर्स्ट प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना एवं सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में अनुभव रखता है। सेकंड है संघ की लोक सेवाओं का एक सदस्य या अखिल भारतीय सेवा का एक सदस्य या उपयुक्त अनुभव के साथ संघ के अधीन किसी नागरिक पद को धारण करने वाला अधिकारी होता है। कार्यकाल, पदच्युति और सेवा शर्तें क्या है इसकी? सदस्य सचिव को छोड़कर कोई भी सदस्य या अध्यक्ष सरकार को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपने पद को छोड़ सकता है। केंद्र सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो
नहीं तो। सेकंड पॉइंट है, एक ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध होता है या कैद की सजा प्राप्त करता है जो कि केंद्र सरकार की दृष्टि में अनैतिक है। थर्ड है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है जो और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है। फोर्थ है, कार्य करने में असक्षम हो जाता है या कार्य करने से मना कर देता है। फिफ्थ पॉइंट है, आयोग को सूचित किए बिना आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति रहता है। सिक्स्थ पॉइंट है, केंद्र सरकार के मतानुसार यदि वह पद पर रहते हुए सार्वजनिक हित के लिए घातक माना जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियमानुसार वेतन भत्ते दिए जाते हैं और उन पर अन्य शर्तें और सेवाएं लागू होती है। आयोग के कार्य, आयोग द्वारा निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई एक कार्य किया जा सकता है। फर्स्ट है, संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करना। सेकंड है, इन सुरक्षा उपायों की प्रासंगिकता एवं क्रियान्वयन के बारे में आयोग द्वारा वार्षिक रूप से या अन्य समय अंतराल में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। थर्ड है, इस प्रकार की रिपोर्टों में संघ या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना। फोर्थ है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक या अन्य कानूनों के मौजूदा उपबंधों की समय समय पर समीक्षा करना और उनमें संशोधन की सिफारिश करना। फिफ्थ है, उपयुक्त प्राधिकार के साथ महिलाओं से जुड़े संविधान या अन्य कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के मामलों पर विचार करना। शिकायतों एवं खुद की पहल पर निम्नलिखित मामलों को संज्ञान में लेना क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, महिलाओं के अधिकारों का वचन। सेकंड है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए कानूनों का क्रियान्वयन न होना तथा समानता एवं विकास में उद्देश्य की प्राप्ति। थर्ड है, महिलाओं के प्रति कठोर व्यवहार के शमन हेतु नीति निर्णयों, दिशा निर्देशों या निर्देशों का अनुपालन न होना तथा उपयुक्त प्राधिकार के साथ इस प्रकार के मामलों में पैदा होने वाले मुद्दों को संज्ञान में लाने और महिलाओं को राहत उपलब्ध कराने तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करना। सेवन पॉइंट है, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार से पैदा होने वाली स्थितियों या विशिष्ट समस्याओं की जांच या विशेष अध्ययन हेतु अपील करना तथा इस संबंध में आने वाली बाधाओं की पहचान तथा उनके अंत के लिए रणनीतियों की सिफारिश करना। 8 पॉइंट है, प्रोत्साहन मूलक एवं शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अपेक्षित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही उनकी प्रगति को बाधित करने वाले कारकों जैसे कि आवास एवं मूलभूत सेवाओं तक पहुंच का अभाव, कड़ी मजदूर को कम करने हेतु अपर्याप्त समर्थन, सेवा और तकनीकें, व्यावसायिक स्वास्थ्य संकट तथा उत्पादकता में अपर्याप्त वृद्धि इत्यादि की पहचान करना। 9 पॉइंट है, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी करना और अपने सुझाव देना। 10 पॉइंट है, संघ एवं किसी राज्य में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। 11 पॉइंट है, जेल सुधार गृह महिलाओं की संस्था या किसी अन्य अभिरक्षा संस्था जहां महिलाओं की को बंदी बनाकर या किसी अन्य कारण से रखा जाता है का निरीक्षण करना और आवश्यक होने पर समुचित प्राधिकार के साथ उपचारात्मक कार्यवाही करना। 12 पॉइंट है, महिलाओं के एक वृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों के संबंध में कानूनी प्रक्रिया के लिए निधि जुटाना। 13 पॉइंट है, महिलाओं से जुड़े
किसी भी मामलों पर सरकार को आधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 14 पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले को संज्ञान में लेना। रिपोर्ट और परामर्श। वार्षिक रिपोर्ट। आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण दिया जाता है और इसकी एक प्रतिलिपि केंद्र सरकार को अग्रसारित की जाती है। सेकंड पॉइंट है ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट आयोग के लेखाओं का परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। आयोग द्वारा उसकी ऑडिट रिपोर्ट को वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को अग्रसारित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट को रखना। केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट को उनमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के एक स्मृति पत्र के साथ या ऐसी सिफारिशों में से किसी एक के अस्वीकार के कारणों के उल्लेख के साथ संसद में के प्रत्येक सदन के समक्ष रख सकती है। इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है केंद्र सरकार को परामर्श। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग की सलाह लेती है। 24 पॉइंट है प्रशिक्षण संस्थान। सार्वजनिक नीति केंद्र सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी सार्वजनिक नीति एवं इसके प्रबंधन में उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु में सार्वजनिक नीति केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा UNDP द्वारा समर्थन उपलब्ध कराया गया है। केंद्र के उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य हैं? फर्स्ट है मध्यकालीन लोक सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन में विशेषज्ञ अर्हता की दिशा में एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना जो कि नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों के लिए गहन क्षमता का विकास करेगा। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अनुसंधान को संचालित करना। इस प्रकार प्रमुख मुद्दों पर रणनीति दूरदृष्टि पैदा करने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना तथा व्यावहारिक समस्याओं के लिए हल उपलब्ध कराना। थर्ड पॉइंट है सरकार नागरिक समाज और गैर लाभकारी क्षेत्रों के भागीदारों के एक मिश्र समूह के लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। फोर्थ पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नीति वक्तव्य सेमिनार कार्यशालाओं एवं परिसंवादों के माध्यम से नीति निर्णयकर्ताओं के बीच नीतिगत संवाद हेतु एक मंच उपलब्ध कराना। फिफ्थ पॉइंट है परामर्श कार्य के माध्यम से नीतिगत परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना। सेकंड है CBI एकेडमी। CBI एकेडमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसने जनवरी 1996 में कार्य करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य CBI राज्य पुलिस और निगरानी संगठनों के मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना है ताकि राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण, पेशेवर दृष्टिकोण, उद्यमशीलता, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त किया जा सके। इसका लक्ष्य अपराध के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करना है। एकेडमी के प्रशिक्षण उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके? फर्स्ट है CBI का प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित हो यह सुनिश्चित करना। सेकंड है मानव संसाधन की पूर्ण क्षमता का दोहन करना तथा संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना। थर्ड है CBI के मानव संसाधन को देश के गतिशील सामाजिक व वैधानिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। फोर्थ है रिपोर्ट लेखन, जांच और केसों के अभियोजन और अधिवीक्षण की तकनीकों एवं
कौशलों में निरंतर सुधार एवं मानकीकरण के लिए निरंतर प्रयास करना। 5th है CBI कर्मियों को उनके कर्तव्य को पेशेवर ढंग से निभाने के लिए प्रेरित करना। 6th है जांच के नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु एक मजबूत अनुसंधान आधार का विकास करना। 7 पॉइंट है अंतर संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ CBI के प्रशिक्षण प्रयासों के आधार को व्यापक बनाना। 8 पॉइंट है एक लागत प्रभावी संस्कृति के माध्यम से प्रशिक्षण संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना। 3rd पॉइंट है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इस संस्थान को स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में हुई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण किया गया था। इस संस्थान अपनी मूलभूत गतिविधियों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिए समर्पित है। कौन से कार्य होते हैं इसमें? फर्स्ट है एक भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में कार्य के वैश्विक रूपांतरण के मुद्दे पर विचार करना। सेकंड है नीति निर्माण के चिंतनीय विषय के रूप में श्रमिक मुद्दों को सामने रखना। थर्ड है परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्षमताओं में से लैस करना। फोर्थ पॉइंट है आधुनिक भारत को आकार देने में श्रम की भूमिका का मुखर करना। फोर्थ पॉइंट है चुस्त शासन के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG हैदराबाद को 2002 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक गैर लाभकारी कंपनी का दर्जा दिया गया। इसका लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशासन के सार्वजनिक एवं निजी संसाधनों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है, जैसे कि रणनीति योजना। सेकंड है परियोजना परामर्शन। थर्ड है क्षमता निर्माण और फोर्थ है शोध और नवाचार। NISG की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर गठित राष्ट्रीय कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ये परिकल्पना की गई थी कि ये संस्थान देश या विदेश में उपलब्ध संसाधनों एवं अनुभव को चैनलीकृत करने में सहायता करेगा ताकि एक जीवक्षम सार्वजनिक निजी भागीदार कार्यतंत्र का निर्माण हो सके और इस कार्यतंत्र के द्वारा चुस्त प्रशासन के माध्यम से देश में तीव्र वृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। फिफ्थ पॉइंट है अन्य प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, कहाँ पे है? मुंबई में। सेकंड है राष्ट्रीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान NIRM आनंद गुजरात में है। थर्ड एडवांस लेबल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर गाजियाबाद में है। फोर्थ है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में है। फिफ्थ है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में है। सिक्स्थ है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्सरसाइज एंड नारकोटिक्स फरीदाबाद में है। और सेवन्थ है नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है। 25वां पॉइंट है समितियां और आयोग 1812 से 2008 तक। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी की 5वीं रिपोर्ट 1812 में हुई थी। सेकंड है भारतीय सिविल सेवा पर समिति मैकाले की 1854 में। थर्ड है सिविल सेवा वेतन पर विशेष समिति 1960 में 1860 में 1860 में। फोर्थ है अखिल भारतीय पुलिस सेवा 1860 में। फिफ्थ है भारतीय सिविल सेवा के लिए उम्मीदवारों के चयन एवं प्रशिक्षण पर समिति लिडेन 1876 में।
शिष्ट है लोक सेवा आयोग चार्ल्स एटकिंसन 1886 से 87 में। 7 है भारतीय पुलिस आयोग 1902 में। 3rd है भारत सरकार की क्लर्क वेतन समिति JS मैक्सन 1908 में। 9 पॉइंट है विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग हॉब्स हाउस 1907 से 1909 में। 10 पॉइंट है जिला स्तरीय कार्य सरलीकरण पर समिति HW पाइक 1911 में। 11 पॉइंट है भारत में लोक सेवाओं पर शाही आयोग लॉर्ड एलिस्टन 1912 से 1915 में। 12 पॉइंट है भारत सरकार की सचिवालय प्रक्रिया समिति लेवेन समिति स्मिथ 1919 में। 13 पॉइंट है इंडियन रिट्रेक्चमेंट कमेटी लॉर्ड इंच के 1912 से 23 में। 14 है उच्चतर सिविल सेवाओं पर शाही आयोग लॉर्ड विस्काउंट ली 1923 से 1924। 15 है सुधार जांच समिति NP मुंडीमैन 1924 में। 16 है इंडियन सेंट्रल कमेटी शंकरन नायर 1928 से 1929। 17 है भारत वैधानिक आयोग जॉन साइमन 1928 से 30। 18 पॉइंट है सचिवालय पुनर्गठन समिति व्हीलर 1930। 19 पॉइंट है संगठन एवं प्रक्रिया समिति मैक्सवेल 1936। 20 पॉइंट है बंगाल प्रशासन जांच समिति रोलेक्स 1944 से 45। 21 पॉइंट है केंद्र सरकार के पुनर्गठन पर रिपोर्ट रिचर्ड टॉटनहम 1945 से 46। 22 पॉइंट है परामर्शदात्री नियोजन बोर्ड की रिपोर्ट केसी नियोगी 1947 से 1949। 23 पॉइंट है सचिवालय पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट गिरजा शंकर वाजपेयी 1947। 24 पॉइंट है पहले केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट वर्दा चेरियार 1946 से 47। 25 पॉइंट है राष्ट्रीय नियोजन समिति नेहरू 1948। 26 पॉइंट है आर्थिक समिति की रिपोर्ट कस्तूर भाई लाल भाई 1948। 27 पॉइंट है सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर रिपोर्ट गोपाला स्वामी अयंगर 1949। 28 पॉइंट है भ्रष्टाचार पर समिति टेकचंद्र 1949। 29 पॉइंट है लोक प्रशासन पर रिपोर्ट LD गोरवाला 1951। 30 पॉइंट है राज्य उद्यमों के प्रभावी संचालन पर रिपोर्ट LD गोरवाला 1951। 31 पॉइंट है प्रभाविकता के सरकारी सुधार का कार्यतंत्र RA गोपालस्वामी 1952। 32 पॉइंट है भारत में लोक प्रशासन एक सर्वेक्षण रिपोर्ट PH एपलबी 1953। 33 पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली 1953 से 55 तक। 34 पॉइंट है रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति JB कृपलानी 1955। 35 पॉइंट है सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्य उद्यमों के प्रशासन के विशेष संदर्भ में भारत की प्रशासनिक प्रणाली का पुनरीक्षण PH एपलबी 1956। 36 पॉइंट है भारतीय हेतु अर्हता के संबंध में लोक सेवा समिति की रिपोर्ट A रामास्वामी मुदलियार 1956। 37 पॉइंट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों और परिलब्धियों पर जांच आयोग जगन्नाथ दास 1957 से 59। 38 पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तारण सेवा के अध्ययन हेतु कार्यदल की रिपोर्ट बलवंत राय जी मेहता 1957। 39 पॉइंट है कर्मचारी कल्याण समीक्षा समिति रिपोर्ट फतेह सिंह 1961। 40 पॉइंट है भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्याओं पर रिपोर्ट VT कृष्णमाचारी 1962।
41 पॉइंट है भ्रष्टाचार निरोध पर समिति की रिपोर्ट के संस्थानम 1964। 42 पॉइंट है भारतीय विदेश सेवा पर समिति NR पिल्लई 1965 से 66। 43 पॉइंट है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज पर समिति कोहली 1966। 44 पॉइंट है प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई के बाद के हनुमंतया अध्यक्ष बने 1966 में और इसने निम्नलिखित विषयों पर 20 रिपोर्ट पेश की और कुल 581 सिफारिशें प्रस्तुत की। कौन कौन सी? फर्स्ट है नागरिक शिकायतों के निपटारे की समस्याएं 1966। सेकंड है नियोजन हेतु कार्यतंत्र अंतरिम रिपोर्ट 1967। थर्ड है सार्वजनिक उपक्रम 1967। फोर्थ है वित्त लेखा और लेखा परीक्षण 1968। फिफ्थ है आर्थिक प्रशासन 1968। सिक्स्थ है भारत सरकार का कार्यतंत्र और इसकी कार्य प्रक्रियाएं 1968। सेवन्थ है जीवन बीमा निगम 1968। एट है नियोजन हेतु कार्यतंत्र अंतिम रिपोर्ट 1968। 9 पॉइंट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन 1969। 10 पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 11 पॉइंट है कार्मिक प्रशासन 1969 और NEAFA 1969। 12 पॉइंट है वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन 1969। 13 पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध 1969। 14 पॉइंट है राज्य प्रशासन 1969। 15 पॉइंट है लघु उद्योग क्षेत्र 1969। 16 पॉइंट है रेलवे 1970। 17 पॉइंट है कोषागार 1970। 18 पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक 1970। 19वां पॉइंट है डाक एवं टेलीफोन 1970। 20 पॉइंट है वैज्ञानिक विभाग 1970। 45 पॉइंट है तीसरा केंद्रीय वेतन आयोग रघुवर दयाल 1973। 46 पॉइंट है पुलिस प्रशिक्षण पर समिति गोरे 1974। 47 पॉइंट है भारतीय नीति एवं चयन विधियों पर समिति DS कोठारी 1976। 48 पॉइंट है पंचायती राज संस्थाओं पर समिति अशोक मेहता 1978। 49 पॉइंट है राष्ट्रीय पुलिस आयोग धर्मवीर 1977 से 80। 50 है आर्थिक सुधार आयोग LK झा 1983। 51 पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग RS सरकारिया 1983 से 88। 52 पॉइंट है जिला नियोजन पर कार्य समूह CH हनुमंत राव 1984। 53 पॉइंट है चौथा केंद्रीय वेतन आयोग PN सिंघल 1986। 54 पॉइंट अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती नीति और चयन विधि पर समिति सतीश चंद्रा 1989। 55 पॉइंट है कर सुधार समिति राजा J चेल्ल्या 1981। 56 पॉइंट है अति अनुशासन एवं NDC कमेटी बीजू पटनायक 1992। 57 पॉइंट है पांचवा केंद्रीय वेतन आयोग रतनवेल पांडेयन 1997। 58 पॉइंट है प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा हेतु आयोग PC जैन 1998। 59 पॉइंट है व्यय सुधार आयोग KP गीता कृष्णन 2000 से 2001। 60 पॉइंट है संविधान की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग MN वेंकटचल्या 2000 से 2002। 61 पॉइंट है सिविल सेवा परीक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट IK अलग 2001। कौन सा है? सिविल सेवा परीक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट IK अलग 2001। 62 पॉइंट है IAS अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट युगांधर 2003 में। 63 पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाओं तथा समूह A की अन्य सेवाओं के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रोन्नति पैनल गठन तथा पद नियुक्ति की
प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट सुरेंद्र नाथ 2003। 64 पॉइंट है सिविल सेवा सुधारों पर समिति PC होता 2004। 65 पॉइंट है द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग विरलपा मोइली 2005। 66 पॉइंट है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी सोली सोराबजी 2005। 67 पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग MM पंची 2007। और 68 पॉइंट है छठा केंद्रीय वित्त आयोग BN श्री कृष्णा 2006 से 2008। 26 पॉइंट है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें क्या थी। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा अगस्त 2005 में कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसका गठन लोक प्रशासन प्रणाली के पुनरीक्षण हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जांच आयोग के रूप में किया गया था। आयोग को संदर्भित विषय आयोग सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, जिम्मेदार, समन्वयी और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने हेतु उपायों को सुझाव देगा। आयोग निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा। फर्स्ट है भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना। सेकंड है प्रशासन में आचार नियम। थर्ड पॉइंट है कार्मिक प्रशासन का पुनर्नवीकरण। फोर्थ पॉइंट है वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना। फिफ्थ पॉइंट है राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय। सिक्स पॉइंट है प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के उपाय। 7 पॉइंट है स्थानीय स्वशासन पंचायती संस्थाएं। 8 पॉइंट है सामाजिक पूंजी न्याय एवं भागीदार पूर्ण जन सेवा आपूर्ति। 9 पॉइंट है नागरिक केंद्रीकृत प्रशासन। 10 पॉइंट है ई प्रशासन को प्रोत्साहन। 11 पॉइंट है संघीय राज्य व्यवस्था के मुद्दे। 12 पॉइंट है संकट प्रबंधन और 13 पॉइंट है सार्वजनिक व्यवस्था। आयोग रक्षा प्रशासन, रेलवे, विदेशी मामले, सुरक्षा और अभिसूचना के साथ साथ केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक सुधार जैसे विषयों के विस्तृत प्रशिक्षण को अपनी कार्यसूची में से बाहर रख सकता है, क्योंकि इनमें न कई विषयों को अन्य निकायों द्वारा पहले से ही परीक्षित किया जा रहा है। फिर भी आयोग इन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए तथा उन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग की सिफारिशें क्या क्या सिफारिशें थी। फर्स्ट है सूचना अधिकार के संबंध में। फर्स्ट, आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरसित कर देना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से यह पूर्णतः विसंगत है। आयोग के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में राज्य सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सूचना अधिकार अधिनियम RTI के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक अभिलेखों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सभी अभिलेखों की निगरानी के लिए एक कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। अभिलेखों एवं भवन आधार संरचना को अद्यतन बनाए रखने के लिए सभी सरकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों के 1% को 5 वर्षों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सूचना आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को गैर लोक सेवा पृष्ठभूमि की व्यक्तियों में से चयनित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सदस्य समाज में विधिवत्ता और अनुभव को प्रतिनिधित्व करेंगे। फोर्थ पॉइंट है सूचना आयोग को सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व सौंपना चाहिए। इन परियोजनाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि अधिनियम के अधीन आने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को पहचान की जा सके। फिफ्थ पॉइंट है सूचना के लिए अधिकांश आवेदन शिकायतों के निपटान हेतु किए जाते हैं। राज्यों को विलंब, हतोत्साहन और भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए
स्वतंत्र सार्वजनिक प्राधिकरणों की स्थापना का परामर्श दिया जा सकता है। 6 पॉइंट है, सभी स्तरों पर विधायिका और न्यायपालिका में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक मार्ग निर्देशक खाका तैयार किया जा सकता है। 7 पॉइंट है, फाइलें और टिप्पणियां गोपनीय नहीं होती हैं, इसलिए इन तक जनता की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए जब तक कि सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन ऐसी फाइलों या टिप्पणियों की सूचना अधिकार के दायरे से बाहर न रखा गया हो। 8 पॉइंट है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के पैरा 118 फर्स्ट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सूचना अधिकार अधिनियम को पूर्णतः उल्लंघन करता है। सचिवालय में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों की दृष्टि में फाइल टिप्पणियों को भी वर्तमान में नियम पुस्तिका के आधार पर गोपनीय माना जाता है। 9 पॉइंट है, टिप्पणियों फाइलों के गोपनीय चरित्र और आधिकारिक सूचना के अनधिकृत संचार के संबंध में उपबंधों को संशोधित किया जाना चाहिए। 10 पॉइंट है, प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा जनता या किसी संगठन को पूर्ण एवं सटीक सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो कि सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन प्रकट की जा सकती है। 2 पॉइंट है, लोक व्यवस्था के संबंध में। 1 पॉइंट है इसका, आयोग का द्वारा विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA 1958 को निरसित करने की सिफारिश की गई क्योंकि यह अधिनियम उत्तर पूर्व राज्यों के लोगों के बीच में भेदभाव और अलगाव की भावना पैदा करता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र के सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए एक समर्थ विधायन उपलब्ध कराने के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 1967 में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। 2 पॉइंट, आयोग द्वारा सुशासन के लिए एक समावेशी उपागम में निहित नीति निर्माण एवं आपराधिक न्याय के एक नवीन सिद्धांत का समर्थन किया जाना चाहिए। 3 पॉइंट है, राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती के एक अन्य मुद्दे पर अपनी सिफारिश में आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य में अपने बलों की तैनाती के लिए एक कानून का निर्माण करना चाहिए। इसके द्वारा इन बलों को प्रमुख लोक व्यवस्था समस्याओं में के संबंध में निर्देश की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए ताकि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विखंडन की दिशा में ले जाने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। फिर भी इस प्रकार की तैनाती उसी स्थिति में की जानी चाहिए जब कोई राज्य अनुच्छेद 256 के अधीन संघ द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार कार्य करने में सफल रहा हो। इस प्रकार का सभी तैनातियां अस्थायी अवधि के लिए की जानी चाहिए जो 3 महीनों से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। संसद द्वारा मंजूरी के बाद ही इन्हें अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 4 पॉइंट है, आपराधिक जांच को अन्य पुलिस कार्यों से पृथक करने का समर्थन करते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में एक आपराधिक जांच एजेंसी का गठन किया जाए। पुलिस को आवश्यक स्वायत्तता उपलब्ध कराने के लिए एक राज्य स्तरीय पुलिस कार्य निष्पादन एवं जवाबदेही आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। 5 पॉइंट है, कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुखिया तथा आपराधिक जांच एजेंसी के मुखिया का कार्यकाल कम से कम 3 वर्षों का होना चाहिए। 6 पॉइंट है, पुलिस में महिलाओं की प्रतिनिधित्व तथा समाज के अन्य अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त वर्गों के संबंध में आयोग के अनुसार सकारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 7 पॉइंट है, हिंसा भड़काने के लिए दोषी पाए गए संगठनों एवं व्यक्तियों का अनुकरणीय क्षतियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और ऐसी क्षतिपूर्ति को इस प्रकार की हिंसा के कारण होने वाली हानि के उचित अनुपात में होना चाहिए। 8 पॉइंट है, सभी सार्वजनिक अभिकरणों को अपराध के बारे में एक शून्य सहिष्णु रणनीति स्वीकार करनी चाहिए ताकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनों के अनुपालन का एक वातावरण निर्मित किया जा सके। 9 पॉइंट है, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता को महसूस करते हुए आयोग ने स्थानीय अदालतों के
एक प्रणाली का समर्थन किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर एक अदालत की स्थापना का सुझाव दिया। 10 पॉइंट है, आयोग के अंतर्राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों की जांच को सीबीआई के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में रखने का सुझाव दिया गया है। इन अपराधों में आतंकवाद, संगठित अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले कृत्य, हथियारों एवं मानवों की तस्करी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या, गंभीर आर्थिक अपराध और राजद्रोह शामिल है। 11 पॉइंट है, सेक्शन 153A के अधीन अभियोजना के लिए केंद्र या राज्य की मंजूरी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए और इसी के अनुरूप आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता CRPC के सेक्शन 196 को संशोधित किया जाना चाहिए। 3rd पॉइंट है, प्रशासन के आचार नियमों के संबंध में। फर्स्ट पॉइंट है, आयोग ने एक राष्ट्रीय लोकपाल और राष्ट्रीय लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की है जो कि सभी संघीय मंत्री एवं मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्य एवं अन्य लोक सेवकों को अपने जांच के दायरे में ले सकेगा। प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। सेकंड पॉइंट है, निर्वाचन एवं रणनीति क्षेत्रों में आयोग ने चुनाव के लिए आंशिक राज्य वित्तीय दल बदल कानून में कठोरता, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक नियुक्ति मंडल, मंत्रियों के लिए आचार संहिता तथा लाभ के पद को परिभाषित करने के लिए एक कानून इत्यादि सुझाव दिए हैं। 3rd पॉइंट है, आयोग ने स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों के लिए आवंटित वार्षिक निधियों की योजना को समाप्त करने की सिफारिश की है। 4th पॉइंट है, आयोग ने राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव किया है जो कि एक नियुक्ति मंडल द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति पर निर्णय करेगी। इस नियुक्ति मंडल में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 5th पॉइंट है, आयोग ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नियुक्ति मंडल गठित करने का सुझाव दिया है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाएगा। ये नियुक्ति मंडल मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। 4th पॉइंट है, स्थानीय प्रशासन के संबंध में। फर्स्ट पॉइंट है इसका, आयोग ने स्थानीय लोकतंत्र के संवर्धन की सिफारिश की है। ये लोकतंत्र विकेंद्रीकरण से अधिक है और इसके अंतर्गत स्वशासित संस्थाओं के रूप में स्थानीय निकायों के निर्माण की अपेक्षा की गई है। सेकंड पॉइंट है, आयोग द्वारा ये सिफारिश की गई है कि सरकार दक्षिण अफ्रीका अधिनियम के अनुरूप स्थानीय निकायों के लिए एक ढांचागत कानून संसद के समक्ष रखेगी ताकि स्थानीय निकायों के लिए शक्तियों के अंतरण, उत्तरदायित्व एवं कार्यों के व्यापक सिद्धांतों का खाका तैयार किया जा सके। 3rd पॉइंट है, जिला स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार की एक तीसरा स्तर वर्तमान प्रणाली जो कि एक उपनिवेशीय विरासत है को प्रतिस्थापित करेगा। जिलों में एक जिला परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिलाधिकारी इस परिषद के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे। 4th पॉइंट है, संसद को प्रत्येक राज्य में एक विधायी परिषद के गठन हेतु बंद बनाने चाहिए। इस परिषद में स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे ताकि स्थानीय निकायों की आवाज़ को मजबूत किया जा सके। 5th पॉइंट है, निर्वाचन प्रक्रिया को सुधारने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन एवं आरक्षण को कार्य एवं राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। 6 पॉइंट है, स्थानीय निकायों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए यह सिफारिश की गई है कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन इस प्रकार से किया जाए कि यह केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को संज्ञान में ले सके। 7 पॉइंट है, आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को संविधान के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और विद्युत बोर्ड, जल बोर्ड,
जैसे निकायों को स्थानीय निकायों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों के संचालन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि एक स्थानीय निकाय लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए, जो कि भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन की शिकायत की सुनवाई कर सके। 8 पॉइंट है, तीव्र शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए आयोग ने एक राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। आयोग ने मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश भी की है। 9 पॉइंट है, आयोग ने चुंगी की समाप्ति की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि राजस्व हानि के बदले स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा एक कार्यतंत्र का विकास किया जाना चाहिए। 10 पॉइंट है, शहरी यातायात विशेषतः बड़े शहरों में की समस्या से निपटने के लिए आयोग ने समन्वित नियोजन के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में एक एकीकृत महानगरीय यातायात प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है ये हो गई है आज आपका फिनिश, समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।